हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 के आरंभ सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी वो क्या है, किस बारे में बात कर रही है, क्या उससे अवधारणा है, ऑब्जेक्टिव्स है। इन सब के बारे में आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि अगर आपने जो प्रीवियस पॉलिसीज आई हैं, रिकमेंडेशंस आए हैं, फ्रेमवर्क आए हैं, जैसे एनसीएफ है, आरटी एक्ट है, सीसीई है और इतने सारी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज पहले भी आई हुई है, अगर आपने उनके बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है या ज्यादा कुछ नहीं तो आपको उसकी बेसिक नॉलेज भी है, तो आपके लिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अब आई है 2020 में, इसके लिए इसको समझना और आसान हो गया और इंटरेस्टिंग भी हो गया है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है। जो चीजें हम पिछली पॉलिसीज में, फ्रेमवर्क्स में या फिर आरटी एक्ट है, सीसी है, उसमें पढ़कर आ चुके हैं, उन सभी का मिक्सअप आपको इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखने को मिलेगा। वो सारे आइडियाज, नोशंस जो भी प्रीवियस पॉलिसीज में या फ्रेमवर्क में है, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और उनके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, न्यू पॉइंट्स हैं, न्यू आइडियाज जो इन्होंने दिए हैं, उसके बारे में हम डिटेल में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। जो भी चीजें पढ़कर आ चुके हैं उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रखना जरूरी है। अगर आपको उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्या उनकी अवधारणाएं हैं, आपको उनके बारे में पता है, किस किस चीजों के बारे में सीसी ने बात करी है। जैसे सीसी ने होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी है, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करी है, उसने स्कॉलस्टिक को स्कॉलस्टिक की बात करी है। इसी तरीके से आरटी एक्ट ने कंपल्सरी एजुकेशन की बात करी है। इसी तरीके से एनसीएफ ने पैडागोजिकल आइडियाज, स्ट्रेटेजीज, टीचिंग मेथड्स हैं, उन सब की बात करी है। अगर आपको उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और आपको पता है कि क्या क्या कंसेप्ट हमारे आज के एजुकेशन में यूज किए जा रहे हैं, तो आपके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझना बहुत इजी हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके चेयरमैन देख लेते हैं। चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। वैसे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ नहीं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि डी ट्रिपल एस में इसका क्वेश्चन आने का चांस है, या फिर केवी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के चेयरमैन कौन थे। वो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, उन्होंने इसको लीड किया था। अब बात कर लेते हैं इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स की, आइडियाज की। जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी फोकस करती है या डेवलप करने की बात करती है किन किन चीजों को। बेसिकली फाउंडेशनल कैपेसिटीज को, जैसे कि लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो फाउंडेशन कैपेसिटीज बताई गई है एनसीएफ में, उनके डेवलपमेंट की बात ही करता है। इसी के साथ हायर ऑर्डर कॉग्निटिव कैपेसिटीज, ये भी एनसीएफ में मेंशन है। उसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कंसेप्ट्स की, आइडियाज की, नोशंस की बात की गई है। जब हम बच्चे के कॉग्निटिव लेवल की, कैपेसिटी की डेवलपमेंट की बात करें, तो ध्यान रखें कि क्या क्या डेवलपमेंट की हमें बात करनी है। इसी के साथ सोशल, एथिकल, इमोशनल कैपेसिटीज एंड डिस्पोजिशंस की बात भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में की गई है। देखिए, वो सारे आइडियाज हैं जो हमें एनसीएफ या सीसी में देखने को मिलेंगे। अगर आपने एनसीएफ पढ़ा हुआ है तो आपको लगेगा कि सारी वही तो चीजें हैं जो एनसीएफ में मेंशन थी, इन्होंने वही रिपीट की है, एंड एक्चुअली में यही है। इन्होंने जो आइडियाज लिए हैं, बेस लिए हैं, उन सभी पॉलिसीज को लेकर लिया है जो पहले आ चुकी हैं। तो बस जो इन्होंने न्यू कंसेप्ट दिया उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि इन्होंने न्यू स्ट्रक्चर ऑफ पैडागोजी क्लासेस का बताया है। जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था क्या था, पहले ये देख लेते हैं। प्रीवियस स्ट्रक्चर यानी कि पॉलिसी के टाइम पे जो फॉलो अप हो रहा था स्ट्रक्चर, एकेडमिक स्ट्रक्चर, वो क्या था? वो था 10+2 का। उसमें बेसिकली 6 से 16 उम्र के बच्चे जो 10वीं क्लास तक पढ़ रहे होते थे वो, और उसमें 2 क्लासेस ऐड कर दी जाए, यानी क्लासेस 11th 12th, वो 10+2 का कंसेप्ट था। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इन्होंने 6 साल की उम्र के बच्चे की इन्होंने बिगनिंग करी है किसी भी स्कूल की एजुकेशन लेवल की एकेडमिक स्ट्रक्चर में। इससे पहले यानी 6 साल से पहले का जो बच्चा था उसके लिए एजुकेशन के लिए कोई पॉलिसी नहीं थी। इसी प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर में चेंजेस लाके एनईपी 2020 ने न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें इन्होंने 5+3+3+4 का इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का स्ट्रक्चर दिया है। 5+3+3+4 क्या चीज है ये? इसमें इन्होंने पहले 5 साल जो बच्चे की उम्र के होते हैं, यानी जब बच्चा 3 साल का होता है, 8 साल तक की उम्र तक का बच्चा, उसके लिए जो इन्होंने एकेडमिक स्ट्रक्चर रखा उसे इन्होंने फाउंडेशनल का नाम दिया है। यानी कि यहाँ पे जो बच्चा होगा वो 4 साल के, 5 साल के, 6 साल की उम्र के बालक होंगे, वो आंगनवाड़ी में जाकर अपनी प्री एजुकेशन, प्री प्राइमरी क्लासेस वो यहाँ पे जाकर पूरी करेंगे। फिर जब बच्चा 6 साल का होगा वो फर्स्ट क्लास में एंटर करेगा, यानी 6 से 8 की उम्र तक का बच्चा वो होगा सेकेंड क्लास तक का। ये हो गई स्टेज 1, 5 साल के बच्चे की फाउंडेशनल कोर्स की। यहाँ पे बच्चे को मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दी जाएगी, यानी खेल खेल में यहाँ पे बच्चे को सिखाया जाएगा। यहाँ पे पेन कॉपी किताबें जो पकड़ाई जाएंगी उसमें बच्चे को सिर्फ बेसिक न्यूमरेसी
या बेसिक लिटरेसी यहाँ पे दी जाएगी कि एटलीस्ट बच्चे को नाम लिखना आ जाए या बेसिक कैलकुलेशन करना आ जाए, यहाँ पे उस चीज का फोकस रहेगा। फिर जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी, बच्चा 8 साल से 11 साल तक की एज का होगा, तो वो आएगा 5th क्लास तक का, जो होगा 3 साल का पीरियड। ये जो 3 साल के पीरियड में होगा बच्चा, यहाँ पे उसे प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्टिव क्लासरूम, यानी कि यहाँ पे अब उसको को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज पर भी फोकस रखा जाएगा। किस तरीके से वो कोलैबोरेट करके सीख सकता है, किस तरीके से कोऑपरेट करके सीख सकता है, उस पर भी इस पे फोकस रखा जाएगा। फिर बच्चे की जो एज बढ़ेगी वो आएगा 11 साल की उम्र में। 11 साल से 14 साल के बच्चे जो होंगे वो आएंगे 6ठी से 8वीं तक की क्लास में। फिर वो 3 साल का स्टेज रहेगा। इस 3 साल में बच्चे 6ठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ रहे होंगे 14 साल तक की उम्र के। इसे कहेंगे मिडल एज, मिडल पीरियड, मिडल क्लासेस इसे हम कहेंगे। यहाँ पे बच्चे को मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, इन सब में एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाएगी, यानी यहाँ पे बच्चे को एक्सपीरियंसेस के साथ साथ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, करवा के सीखना, एक्टिविटी मेथड के जरिए सिखाया जाएगा। फिर बच्चे की उम्र बढ़ेगी, बच्चा को 14 से 18 साल की उम्र का, वो आएगा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, यानी 4 क्लासेस यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी। इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर बना है 5+3+3+4 का, जो पहले था 10+2 का। इस 10+2 को ब्रेक किया गया है 4 स्टेजेस में, 4 पार्ट्स में, जिसमें इन्होंने आंगनवाड़ी को, बाल वाटिका को या प्री स्कूल को भी इन्होंने इंक्लूड किया है। तो इस तरीके से ये टोटल 4 स्टेजेस का करिकुलर स्ट्रक्चर, पैडागोजिकल स्ट्रक्चर बना है, जिसमें आंगनवाड़ी से लेकर 12वीं तक बच्चे किस तरीके से स्टेजेस में डिवाइड होकर पढ़ेंगे, किस तरीके से उन्हें पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से 4 लेवल बने, उसकी इन्होंने बात करी है। इसके बाद देख लेते हैं कि क्या क्या मेजर ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने रखे हैं जिसको ध्यान में रख के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। सबसे पहली बात है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। देखिए, नया कंसेप्ट नहीं है, सीसी में कई बार हमने इसे पढ़ लिया। होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है? बच्चे के स्कोलास्टिक, को स्कोलास्टिक एरियाज को ध्यान में रख के बच्चे का डेवलपमेंट को, ऑल राउंड डेवलपमेंट को, कंप्लीट डेवलपमेंट को, ऑल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के बच्चे का डेवलपमेंट चेक करना, वो सीसी होता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट में इसकी कई बार हमने बात की है। इसमें इन्होंने रियल अंडरस्टैंडिंग की बात की है। मतलब अगर बच्चे को हम ये देखें कि होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है, तो उसके लिए जानना होगा कि बच्चा क्या वो रियल अंडरस्टैंडिंग जो पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। यहाँ पे बच्चे को बताना है लर्निंग हाउ टू लर्न। हमें बच्चे को ये नहीं बताना क्या पढ़ना है, हमें उसे ये बताना है कि कैसे पढ़ना है, ताकि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग जैसी एबिलिटीज डेवलप हो सके। बच्चे को हमें यहाँ रोड मेमोराइजेशन, रोड लर्निंग से दूर रखना है, यानी कि रट्टू तोता नहीं बनाना बच्चे को। बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, मेंटल डेवलपमेंट करना है उनका, ताकि जो चीजें वो सीखना चाह रहा है वो क्रिटिकली सीख सके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सीख सके, बजाय कि उसे रटने के। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात। इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमने पहले भी कई बार पढ़ा है। रिड्यूस करिकुलम, लर्निंग विदाउट बर्डन में भी कई बार इसकी बात की गई है। वही बात इन्होंने यहाँ पे रखी है। बच्चे के लिए जो करिकुलम सेट किया जाए उसे रिड्यूस किया जाए, मतलब कि सिर्फ वो चीज पढ़ाई जाए जो एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। बेतुकी की चीजें नहीं पढ़ानी, सिर्फ वो पढ़ाओ जो उसके रियल लाइफ से लिंक हो, जो उसके आगे काम आए, जो उसके डेवलपमेंट में काम आए, जिससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग पावर बनने। इस तरीके से उसे पढ़ाना है, इस तरीके से उसकी लर्निंग पे हमें फोकस करना है। यहाँ पे सिर्फ कोर एसेंशियल पॉइंट्स, कोर एसेंशियल चीजें जो इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ से लिंक है, हमारे लाइफ से लिंक है, वो चीजें पढ़ानी है। होलिस्टिक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग पे डेवलपमेंट पे फोकस रखना है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हमें उसे देनी है, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड लर्निंग उसे देनी है। ये सारे वो पॉइंट्स है जो एनसीएफ में कहीं ना कहीं मेंशन है। कोई सी भी पैडागोजी आप एनसीएफ में देखें, हर पैडागोजी में आपको इंक्वायरी बेस्ड, डिसीजन बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड लर्निंग के आइडियाज जनरेट होते हुए दिखेंगे। सारा आइडिया ये एनसीएफ से लिया गया है। इसी तरीके से इन्होंने बात की है कि किस तरीके से बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाए। सारी चीजें एनसीएफ में मेंशन है, एनसीएफ से ही ये पॉइंट्स इन्होंने लिए हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगा कि मतलब जो बच्चा सीखे वो एक्सपीरियंस करे, एक्सपीरियंस करेगा तो उसकी लर्निंग हमेशा के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन रहेगी। तो किस तरीके से एक्सपीरियंस दिया जा सकता है? हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करके सीखना, आर्ट्स के साथ, स्पोर्ट्स के साथ इंटीग्रेट करना। जो साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसको आर्ट के साथ इंटीग्रेट करना, स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना, स्पोर्ट्स के साथ उसे लिंक करके बच्चे को पढ़ाना। स्टोरी टेलिंग बेस्ड उसको समझाना, मतलब जो चीजें बताई जाए स्टोरी की फॉर्म में बताई जाए, ताकि बच्चा उसे स्टोरी की फॉर्म में ही याद रख सके। एक्सप्लोरेशन की, मतलब डिस्कवरी की उनको हैबिट देना,
कि बच्चा जो क्वेश्चन लेकर आ रहा है उसका आंसर वो बजाय कि टीचर से पूछे, खुद उसको सर्च करे, डिस्कवर करे, उसके बारे में खुद अपनी नॉलेज बिल्ड करे। इस तरीके से उसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग देनी है। ये 3 मेजर पॉइंट्स है जिसके बारे में एनईपी बात कर रहा है। लेकिन ये चीज देखिए कि ये सारी वो चीजें हैं जो हमें कहीं ना कहीं पीछे हमारी हिस्ट्री में देखने को मिलेगी, चाहे एनसीएफ हो, सीसी हो, कठारी कमीशन हो, मुदालियर कमीशन हो या कोई पुराना एनईपी हो, हर जगह आपको यही चीजें देखने को मिलेगी। जो नया कंसेप्ट था वो मैंने आपको बताया कौन सा था, कि किस तरीके से पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, करिकुलम स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है 5+3+3+4 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्वेश्चन जरूर आता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से आइडियाज हैं जो एनईपी ने मेंशन किए हैं। जैसे सबसे पहले एम्पावरिंग स्टूडेंट्स थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स चॉइसेस। यहाँ पे कोर्स चॉइसेस में इसने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है। क्या मतलब, जैसे हम 11th-12th में क्या देखते हैं, 11th-12th का जो कोर्स है 2-3 पार्ट्स में डिवाइड है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, 3 मेजर स्ट्रक्चर्स में उसे डिवाइड किया गया है। फिर आर्ट्स में क्या आएगा, अगर हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये मेजर सब्जेक्ट्स होंगे आर्ट्स के। फिजिक्स तो आर्ट्स में आएगा ही नहीं ना, उसमें हम देखेंगे कि बिजनेस स्टडीज बच्चे को पढ़ाया जाए। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी लाने की बात की गई है, जो रिजिडिटी बन गई थी कि आर्ट्स में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे, फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, इस रिजिडिटी को तोड़ने के लिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लाने की बात एनईपी ने करी है। एनईपी कहता है कि बच्चों को इस तरीके से ऑप्शंस दिए जाए, उनके चॉइसेस दिए जाए कि वो जो पढ़ना चाह रहे हैं किसी भी फील्ड के हो वो उसे पढ़ सके। चाहे वो किसी फिजिकल एजुकेशन को पढ़ना चाह रहे, किसी सब्जेक्ट में, आर्ट्स को, क्राफ्ट्स को या वोकेशनल स्किल पढ़ना चाह रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम में लेना चाहे वो ले सकते हैं, उन पे पाबंदी नहीं है। वो अपना फ्यूचर का पाथ, लाइफ का पाथ, स्टडी का पाथ खुद डिजाइन कर सकते हैं। कि एनईपी कहती है कि बच्चे खुद अपना लाइफ पाथ डिजाइन करें, इस काबिल बच्चे को बनाना है तो उन्हें ऑप्शंस खुद डेवलप करने दो, उनके लिए खुद ऑप्शंस खोलने दो। एनईपी का ऐसा कहना है। इसी तरीके से एनईपी ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को फ्लेक्सिबल रखने के साथ साथ आगे कंटिन्यू रखने की बात भी करी है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वो अब भी कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज बाउंडेशन नहीं रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी पूरी बनी रहेगी। बच्चे को जो लैंग्वेज लेनी है, जिस तरीके से लैंग्वेज लेनी है, चाहे वो होम लैंग्वेज हो, मदर टंग हो, लोकल लैंग्वेज हो, रीजनल लैंग्वेज हो, या कोई नई लैंग्वेज बच्चा सीखना चाह रहा है, बच्चा ले सकता है। कोई भी लैंग्वेज इम्पोज नहीं की जाएगी। इसी साथ इन्होंने मल्टीलिंगुअलिज्म, जो हमने एनसीएफ में पढ़ा भी है, उसका भी प्रमोशन किया है। मल्टीलिंगुअलिज्म में बच्चे को जो भाषा सीखनी है उस पर फोकस रखना है टिल क्लास 5, मतलब 5वीं तक का बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ेगा। इस चीज की इन्होंने बात की है, भले ही क्लास में कोई भी लैंग्वेज का बच्चा मौजूद हो। इसी के साथ इन्होंने इंडियन साइन लैंग्वेज की भी बात की है, यानी कि जो बच्चे सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते उनके लिए जो साइन लैंग्वेज यूज की जाती है उसे स्टैंडर्डाइज फॉर्म देने की बात एनईपी 2020 ने की है। एनईपी ने कहा है कि इंडिया साइन लैंग्वेज अपना पूरा कोर्स डेवलप किया जाएगा, उसमें साइन लैंग्वेज फिक्स किए जाएंगे और जो बच्चों के लोकल साइन लैंग्वेज है उन्हें प्रमोट किया जाएगा, उसकी बात इन्होंने की है। इसी के साथ इन्होंने असेसमेंट के लिए भी काफी बातें की है। बेसिकली इन्होंने असेसमेंट की जो बात की उसमें भी इन्होंने इसी बात पे फोकस किया कि बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, सेल्फ असेसमेंट बच्चे का हो सके, टीचर भी असेसमेंट कर सके, पीयर असेसमेंट भी हो सके, असेसमेंट बाय पेरेंट्स भी हो सके, इसकी बात इन्होंने की है। देखिए वैसे तो सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, असेसमेंट बाय टीचर्स, ये सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो हम सीसी में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि असेसमेंट के लिए इन्होंने क्या आइडियाज दिए हैं। सबसे पहले स्कूल बेस्ड असेसमेंट रहेगा। ऑब्वियसली अगर हम असेसमेंट की बात करें तो स्कूल में ही इसमें फोकस में रखेंगे। फिर होम और स्कूल की जो लर्निंग है, जो बच्चा घर में सीख रहा है और जो बच्चा स्कूल में सीख रहा है, उसको इंटीग्रेट करने की बात इन्होंने की है। इसी के साथ है मल्टी लेयर्ड और मल्टी सोर्सेस, यानी कि जब बच्चे को असेस किया जाए, कोई पर्टिकुलर पैमाना ना रहे जिसपे उसे असेस किया जाए, अलग अलग लेयर्स, अलग अलग सोर्सेस, अलग अलग तरह से बच्चे को असेस किया जाए, जिस तरीके से वो असेस होना कंफर्टेबल फील करे उस तरीके से। इन्होंने एआई पे भी फोकस किया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब रोबोट्स नहीं होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब होगा आईसीटी का यूज, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज का यूज। किस तरीके से जो ऑनलाइन मोड हम यूज कर रहे हैं, किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है उसका यूज करना बच्चों की ग्रोथ को, उनकी नॉलेज को, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल को, प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। इन्होंने यहाँ पे बच्चों की प्रोग्रेस के लिए इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्विज, रोल प्ले, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो, इन पे भी फोकस किया है। बेसिकली जो मेथड्स, आइडिया सीसी में मेंशन किए गए हैं कि किस किस तरीके से बच्चों को हम इवेलुएट कर सकते हैं,
वो सारे आइडियाज इन्होंने भी अडॉप्ट किए हैं, एनईपी में भी लिए गए हैं। इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो हम पीछे की कहीं हिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे, जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, वो है 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड फॉर ऑल स्टूडेंट। 360 डिग्री मतलब क्या होगा कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कोई भी ऐसा एस्पेक्ट अछूता ना रहे जब हम बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हो। अब हम ये देखें कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं जब हम बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें 4 मेजर एस्पेक्ट्स आते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। ये 4 ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जब हम बच्चे के असेसमेंट की बात करते हैं तो इन चारों पे फोकस रखते हैं। तो 360 डिग्री का मतलब यही है कि बच्चे के सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखो, वेदर इट इज कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल या फिजिकल, सभी को ध्यान में रख के बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है। इन सभी को ध्यान में रख के रिपोर्ट कार्ड बच्चे की बनाई जानी चाहिए। ये है 360 डिग्री। अब इसी के साथ हम 360 की बात कर रहे हैं तो हमने ये तो देख लिया बच्चे के कौन कौन से एस्पेक्ट्स आएंगे, इसमें हम ये भी देख लेंगे कि बच्चे को कौन कौन इवेल्युएट करेगा। बच्चे अपने आप को असेस करेगा, सीसी में बात करिए, बच्चे ये देखेगा मैं कहाँ पे और अच्छा कर सकता हूँ, कहाँ पे मैंने अच्छा किया। इसी के साथ टीचर तो असेस करेगी, बच्चों को गाइड करेंगी ही कि बच्चे ने किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकता है। इसी साथ पीयर असेसमेंट भी, एक बच्चा दूसरे बच्चे को बताएगा कि उसने कैसा किया। साथ ही साथ बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो भी असेस करेंगे मेरा बच्चा किस तरीके से कर रहा है, किस तरीके से इम्प्रूव लाया है, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है। ये है 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड, जिसमें सारे एस्पेक्ट्स फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव को इंक्लूड करते हुए अलग अलग लोगों से असेसमेंट करवाया जाएगा, ताकि ऑल राउंड डेवलपमेंट 360 डेवलपमेंट के बारे में हम बात कर सकें। इसी के साथ इन्होंने जो बात की है बच्चे को इवेल्युएट करने के लिए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की जो बात की है, जिसमें अभी हमें 360 डिग्री की बात करी, उसमें ये कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स की भी बात करते हैं। इसमें फिजिकल भी आएगा, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव सारे आएंगे। जब हम इनको असेस कर रहे होंगे तो बच्चे के दिमाग, हाथ और हार्ट, इन तीनों को भी इवैल्यूएट कर रहे होंगे। जब हम कॉग्निटिव की बात करेंगे तो बच्चे का माइंड सेट कैसा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा है, उसे हम इवैल्यूएट करेंगे। अफेक्टिव के दौरान हम ये देखेंगे बच्चा किस तरीके से स्किल्स डेवलप कर रहा है। साइकोमोटर से हम देखेंगे बच्चा किस तरीके से स्किल का यूज कर रहा है, यानी कि सारे एस्पेक्ट्स यहाँ कवर होंगे जब बच्चे का होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनेगा। इसी तरीके से जब हम बच्चे को होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात करें तो हम स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करेंगे जो गिफ्टेड हो, यानी कि जो बच्चा गिफ्टेड है उसे तो सपोर्ट मिलेगा ही कि किस तरीके से वो अपने टैलेंट को आगे बढ़ाए। जो बच्चे स्पेशल टैलेंटेड होते हैं, यानी कि जिन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स की, एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत होती है, उन्हें भी यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा। लेकिन ये असेसमेंट करेगा कौन? इस असेसमेंट के लिए ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई है, जो सैचुरेटेड बॉडी है, जो है परख। परख एक अलग से ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई है जो एग्जामिनेशन और असेसमेंट रिफॉर्म की बात करेगा, किस तरीके से इनको चेंज करना है, किस तरीके से असेस करना है, किस तरीके से रिव्यू करना है, सबकी बात परख जो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है वो बताएगी। परख के देखिए हर एक वर्ड का अपना मीनिंग है। परख का पी परफॉर्मेंस, असेसमेंट ए आ गया, आर फॉर रिव्यू, A for analysis, K for knowledge, H for holistic development। ये परख अपने आप में सारे एस्पेक्ट्स को कवर करके चल रहा है जो जो बच्चे के असेसमेंट में आएंगे। यानी कि परख का इस्तेमाल, परख ऑर्गेनाइज्ड बॉडी इस तरीके से काम करेगी कि बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को इवैल्यूएट किया जा सके। परख का काम रहेगा कुछ भी नॉर्म्स, स्टैंडर्ड या गाइडलाइंस बनाना, ताकि बच्चे का असेसमेंट और इवैल्यूएशन हर एक स्कूल में यूज किया जा सके और ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जा सके। स्कूल बोर्ड्स यानी जो 11th 12th या 10th और 12th में जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, उनका असेसमेंट क्राइटेरिया स्किल रिक्वायरमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया है। ये वर्ड आप पहले किसी भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो हमारे बने उनमें किसी में नहीं होगा। ये है स्किल रिक्वायरमेंट फॉर 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी के बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं, ऑल्दो वो स्किल्स हमने सुने हुए हैं, लेकिन 21st सेंचुरी के जो स्पेसिफिक स्किल्स हैं, ये जो स्पेसिफिक वर्ड है 21st सेंचुरी, ये एनईपी 2020 ने दिया है। इसमें इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो अभी हम देखेंगे, जिसकी बात करी, जिनकी डेवलपमेंट की बात करी है, जिन पे हम फोकस करना है जब हम स्किल्स डेवलपमेंट की बात कर रहे होंगे। इसी के साथ जो भी न्यू असेसमेंट पैटर्न क्राइटेरिया बनेगा, रिसर्चेस होंगी, कोलैबोरेशन होगा स्कूल्स के बीच में, उसको भी हैंडल करने का काम परख ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ही करेगी। अब हम देखते हैं कौन कौन सी स्किल्स है जिसकी बात की गई है 21st सेंचुरी स्किल की। 21st सेंचुरी के जो लर्नर्स हैं उनमें ये सारी स्किल्स जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये डेवलप करने की बात की गई है। लेकिन ये सारे वो स्किल्स हैं जो हम पिछले एनसीएफ, एनईपी, सीसीई में पढ़कर आ चुके हैं। जैसे एंगेज थिंकर,
बच्चे को सोचने के लिए मजबूर करना कि जो हम बात करवा रहे, कंसेप्ट करवा रहे, बच्चा वहां पे एंगेज हो थिंकिंग में। एथिकल सिटीजन जो बच्चा बने एथिकल हो, मतलब जो भी हम पढ़ाएं तो वो बच्चा अपने दिल से करे काम नेशन के लिए, वो इथिकल है। इंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट्स, यानी कि बच्चे के लिए पढ़ाया जाए वो आगे उसको इंटरप्रेन्योर बनने में, अपना बिजनेस सेटअप करने, अपने लाइफस्टाइल को स्टैंडर्डाइज करने के लिए या अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे। इसी के साथ जो एरियाज हम देखेंगे डिसिप्लिन में, सब्जेक्ट्स में, वो है कोलैबोरेशन, लीडरशिप। ये स्किल्स ऐसी हैं जो डेवलप होनी चाहिए बच्चे में ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहे, सेल्फ डायरेक्शन रहे, पर्सनल मैनेजमेंट रहे बच्चे का, यानी कि जो बच्चा करे वो लाइफ लॉन्ग डेवलप्ड रहे, उसके माइंड में सेट रहे। डिजिटल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि बच्चा जो आज सीख रहा है वो उसे डिजिटलाइज कर सके, क्योंकि ये ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल होने का जमाना है। कम्युनिकेशन बच्चे का डेवलप हो सके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल्चर, ग्लोबल एनवायरमेंटल अवेयरनेस बच्चे की डेवलप हो सके, क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है वो सिर्फ पढ़ने लायक नहीं पढ़ रहा, वो सोसाइटी के लिए भी पढ़ रहा है, अपने लिए भी पढ़ रहा है, कल्चर के लिए भी पढ़ रहा है। तो जो उसकी सोसाइटी में आसपास हो रहा है उसके रिगार्डिंग जो भी अवेयरनेस है वो कंटिन्यू रहे, बच्चे को समझ आए, बच्चे की अवेयरनेस बनी रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की इसमें बात करिए, क्रिटिकल एंड प्रॉब्लम थिंकिंग की बात करिए कि किस तरीके से बच्चे की प्रॉब्लम थिंकिंग डेवलप हो, किस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो बच्चे की, यहाँ पे डेवलप करने की बात की है। इसी के साथ जो दो बेसिक कंसेप्ट हमें पता है फाउंडेशनल कोर्सेज, जो लिटरेसी है और न्यूमरेसी है, बच्चे को बेसिक तो ये आना ही चाहिए, इसकी बात यहाँ पे की गई है। ये पूरा सर्कल है, स्ट्रक्चर है जो हमें बताता है कि कौन कौन सी स्किल्स 21st सेंचुरी लर्नर्स में डेवलप होनी चाहिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे कोई सी स्किल नहीं है जो रह गई हो, सारी की सारी स्किल्स जो हमने सीसी एनसीएफ में पढ़ी सारी कवर की है। इसी के साथ इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन की भी बात की है कि 6th क्लास से बच्चे का वोकेशनल एजुकेशन शुरू किया जाए, ताकि उनको इंटर्नशिप दिया जाए और बच्चा जब स्कूल से निकले तो वो रेडी हो किसी भी चीज में, किसी भी वोकेशन में एंगेज होने के लिए। तो 6th क्लास से ही इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन को स्टार्ट करने की बात की है, जो कि समथिंग न्यू है, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन की बात पहले भी हुई है, लेकिन 6th क्लास से स्टार्ट हो ये बात नहीं हुई थी। 6th क्लास से स्टार्ट होने के बाद एनईपी ने करी है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से एनईपी 2020 पिछले हमारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, लिंक्ड है, वहां से पॉइंट्स लेके यहाँ पे लिए गए हैं और किस तरीके से इसमें मॉडिफिकेशन लाया गया है, न्यू आइडियाज दिए गए हैं। जो न्यू आइडियाज दिए गए हैं उसमें हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो पिछला है वो हम पढ़ चुके हैं और जो बेसिक कंसेप्ट आ रहा है वो न्यू कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इन्होंने इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन की भी बात की है। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आरटी ने भी की है, और जो आरटी ने करी है सिंपल वही इन्होंने कहा है, लर्निंग फॉर ऑल। इस ऑल में एनईपी 2020 किस किस को गिन रहा वो इन्होंने यहाँ स्पेसिफाई किया है। सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, जो एजुकेशन से पीछे रह जाते हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, जो किसी भी रीजन से एजुकेशन को नहीं ले पाते हैं, उनको इन्होंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो है जेंडर आइडेंटिटीज, जिसमें बेसिकली इन्होंने ट्रांसजेंडर और गर्ल्स की बात की है कि गर्ल्स किसी भी रीजन से एडोलेसेंट एज में आके स्कूल छोड़ देते हैं, ट्रांसजेंडर तो स्कूल में जा ही नहीं पाते। सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, जैसे एससी एसटीज की कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जो स्कूल तो जाते हैं लेकिन किसी न किसी कारण वो एजुकेशन से पीछे रह जाते हैं, स्कूल वो छोड़ देते हैं, उनकी बात इन्होंने की है। ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो रूरल एरिया से उठकर अर्बन में आ रहा है, तो कितना ड्रास्टिक चेंज है उसके ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज में, क्योंकि अर्बन का एरिया बिल्कुल ही अलग है रूरल से, तो बच्चे को वहां पे मैनेज करना मुश्किल होगा। इसी तरीके से डिसेबिलिटीज, चाहे डिसेबिलिटीज फिजिकल हो, मेंटल हो या लर्निंग डिसेबिलिटी हो, सारी डिसेबिलिटीज इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड की है। किसी भी डिसेबिलिटी का बच्चा हो उससे इंक्लूड किया जाना चाहिए। फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, चाहे इकोनॉमिक में बच्चा पुअर हो, रिच हो, एवरेज हो, किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन का बच्चा, उसको पूरा पूरा राइट है एजुकेशन लेने का, और उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाना चाहिए, इसकी बात इन्होंने की है। तो 5 मेजर कैटेगरीज में इन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन में जो बाइकआउट रह जाते हैं उनको इन्होंने इंक्लूड किया है। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने जेंडर इंक्लूजन फंड एंड स्पेशल एजुकेशन जोन्स जैसे कुछ प्लान आउट किए हैं, जिससे जो ग्रुप एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं या डिसएडवांटेज ग्रुप रीजन्स है जो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया जाए। जो फाइनेंशियल कंडीशन रह जाती है या फिर जो जेंडर्स को किसी भी रीजन से पीछे रह जाना पड़ता है, चाहे वो गर्ल्स के लिए बात की जाए या ट्रांसजेंडर की बात की जाए, उनको इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि टीचर्स के लिए इन्होंने गाइडलाइंस में क्या दिया।
टीचर्स के लिए बेसिकली इन्होंने क्या कहा है, जैसे एजुकेशन की बात तो इन्होंने फोकस करके कही है कि स्टूडेंट में क्या क्या स्किल्स डेवलप हो। इन्होंने टीचर के लिए क्या कहा है, सबसे पहली बात, अभी हम बीएड कर रहे हैं 2022 में 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स या फिर 2 ईयर का बीएड कोर्स, इसको इन्होंने मॉडिफाई करके 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम की बात की है। 4 ईयर बीएड प्रोग्राम इन्होंने कहा है कि बाय 2030 4 ईयर का हो जाएगा और उसी को यूज करके आगे जो टीचर बनना चाहता है एक्चुअली में वही इसमें इंक्लूड है और उसको यूज करके टीचर बने। इसके बाद इन्होंने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCFTE की बात की है, यानी कि टीचर के लिए भी इन्होंने फ्रेमवर्क सेट करने की बात की है, जिसमें ये बताएंगे कि किस तरीके की पूरी रिक्वायरमेंट है टीचर की, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, स्किल्स की, क्या क्या उनमें हैबिट्स की या एटीट्यूड्स एट्रीब्यूट्स जो भी चीजें क्वालिफिकेशन सबकी बात ही NCFTE में करेंगे, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन में करेंगे, जो NCERT के साथ कोलैबोरेट करके ये बनना है। जो ये बनेगा तब ये टीचर्स के लिए आगे पब्लिक किया जाएगा। अभी इस पर प्लान करने की बात इन्होंने करी है। तो ये पूरी बात हुई NEP 2020 की, जिसमें बार बार मैंने फोकस किया है NEP 2020 कुछ न्यू नहीं है, इसमें वो सारी चीजें उन्होंने ली है जो पिछले हमारे डॉक्यूमेंट्स में देखने को मिलेगी। NCFCC को ज्यादा इन्होंने फोकस में रखा है। किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इन्हें देखने के लिए आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट जो है delhibytes.in। delhibytes के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे वहां पे आपको कोर्सेज एंड मॉक टेस्ट दोनों देखने को मिलेंगे। कोर्सेज को और मॉक टेस्ट को अवेल करने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा। स्क्रॉल डाउन करके वहां पे आपको सीटेट के 2 मॉक देखने को मिलेंगे। एक है फुल फ्लैज मॉक टेस्ट 150 नंबर का 150 क्वेश्चन का। टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स के लिए इसके जरूर प्रैक्टिस करिएगा। इसी के साथ ही टॉपिक वाइज मॉक, जिसमें हर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो देखने को मिलेंगे। पहले टॉपिक वाइज मॉक करिएगा ताकि क्वेश्चंस पे कमांड बन सके, फिर फुल फ्लैज मॉक करिएगा ताकि टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स भी आप में डेवलप हो सके। इस लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिपीट भी कई बार हुआ है, जिसमें कहा गया कि प्राइमरी क्लासेस यानी 1st to 5th तक की जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं तो उसमें NEP 2020 ने कौन सी स्टेजेस इंक्लूड की है, प्रिपरेटरी, मिडल या फाउंडेशनल स्टेज। देखिए अगर आपको ध्यान आ रहा होगा हमने पढ़ा क्या था, 5+3 वाला कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था वो 5+3 वाला कंसेप्ट पूरा प्राइमरी तक लेकर आ रहा था। तो पहले जो क्लासेस हैं 5 तक की, पहले 5 साल की, वो प्रिपरेटरी स्टेज, फिर आती है फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज मिला के बनाती है प्राइमरी क्लासेस यानी 1st to 5th की क्लासेस यानी A and C are करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि NEP 2020 में जो एजुकेशन है वो किस चीज पे फोकस करती है। ये फोकस करती है सिर्फ प्री डिटरमाइंड कंटेंट पे, यानी कि जो कंटेंट टेक्स्ट बुक में है या जो पहले से करिकुलम बना उस पे फोकस करती है, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ उस पे फोकस नहीं करती है, ये स्किल डेवलपमेंट पे या किस किस तरीके से एसेस किया जाए उस पे भी फोकस करती है। तो ऑप्शन 1 हमारा कैंसिल हो गया। फिर कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करती है। जी हाँ बिल्कुल, हमने कई बार पढ़ा भी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करती है। फिर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने पे फोकस करती है। जी बिल्कुल, ये भी हमने कई बार पढ़ा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप हो उस पर फोकस करती है। साथ के साथ ही फोकस करती है कि किस तरीके से बच्चे इंक्वायरी करे या डिस्कवरी करे। जी बिल्कुल, ये भी हमने स्किल्स देखी है कि किस तरीके से बच्चे में डिस्कवरी ओरिएंटेड स्किल्स डेवलप की जाए, यानी कि 2, 3 एंड 4 ये तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है NEP 2020 इन चारों स्टेटमेंट्स में से क्या स्टेटमेंट NEP 2020 के लिए करेक्ट है। मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करता है और ये बताता है कि किस तरीके से जो लैंग्वेजेस है स्कूल लर्निंग में पावरफुल हो सकती है, एसेंशियल हो सकती है। देखिए फर्स्ट पॉइंट से हमें पता चल गया मल्टीलिंगुअलिज्म की बात जो है NEP 2020 करता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 किसकी बात कर रहा है, मल्टीलिंगुअलिज्म। देखिए यहाँ पे भी हमें पता चल गया है कि मल्टीलिंगुअलिज्म की NEP ने बात करी, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है NEP 2020 इनमें से स्पेशल डिसेबिलिटी वाले या डिसेबिलिटी वाले बच्चे, स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चों के लिए क्या चीज प्रमोट नहीं करता है। तो ये अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये तो प्रमोट करता है। 1-to-1 टीचर्स ट्यूटर्स होने चाहिए, ये भी करता है। यानी कि जो टीचर है और जो स्टूडेंट है उनको 1-to-1 इंटरेक्शन होना चाहिए, ये प्रमोट करता है। कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन, इसकी बात NEP नहीं करता। NEP बात करता है इंक्लूसिव की। अगर हम स्पेशल एजुकेशन की बात करेंगे तो वो इंक्लूजन नहीं रहेगा। तो ऑप्शन 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि प्रमोट नहीं करता है, तो NEP स्पेशल एजुकेशन के लिए कंपल्सरी क्लासेस प्रमोट नहीं करता। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एंड आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल कोई भी नहीं है। आपके पास सिर्फ बेसिक नॉलेज अगर CC की, NCF की या
पॉलिसीज की है जो पिछली बनी हुई है, तो आपके लिए एनईपी 2022 समझना बहुत ईजी हो गया। इसमें जो बेसिक कंसेप्ट इन्होंने न्यू इंक्लूड किए हैं, जैसे 360 का है, या न्यू प्रोग्राम इन्होंने इंक्लूड किया है, या इन्होंने न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर डेवलप किया है, उसकी बात इन्होंने की है, तो वो हमने यहाँ पे देख लिए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस पे आपको फोकस करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब तक के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।